निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHIC 131 के सेकंड पार्ट को लेकर के। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वह भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जहां पर हमने आपको इसके किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, किस तरीके से पहले भाग को सोल्व करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफली बताया गया है। तो यहाँ से देख करके आप अपना पहला पार्ट लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की कि उसको आपको किस तरीके से लिखना है और क्या क्या उसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और यदि आपको किसी भी प्रकार का सोल्ड असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट है या डायरेक्ट सबमिशन की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपकी संपूर्णतः सहायता की जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट को लेकर के, जो कि रहेगा निम्नलिखित मध्यम श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दें प्रत्येक के। मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। जो मौर्य शासन की प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि आपको इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नया मोड़ दिया। मौर्य समाज का गठन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस साम्राज्य की स्थापना में कई प्रमुख घटनाएं और कारक सहायक रहे। यहाँ हम इन घटनाओं को विस्तार से रेखांकित करेंगे। जो भी इनकी घटनाएं हैं, जो भी इनकी डिटेल हैं, उनके बारे में हम नीचे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इन्होंने काफ़ी सारी नई तकनीकों का के बारे में ध्यान दिया था। इन्होंने काफ़ी सारी प्रणालियाँ, राजनीति, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम बात करेंगे इसके पहले पॉइंट के बारे में, जो कि रहेगा चाणक्य का योगदान। चाणक्य, जिन्होंने कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, मौर्य समाज के मुख्य कर्णधार थे। चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई और चंद्रगुप्त मौर्य को इस विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उनका राजनीतिक ज्ञान और रणनीतिक कौशल मौर्य शासन की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट रहेगा नंद वंश का पतन। नंद वंश का पतन, जो उस समय में शक्तिशाली था, के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य और साम्राज्य की नींव रखने में उनकी प्रमुख भूमिका निभाई। नंदों की क्रूरता और प्रशासनिक दुरुपयोग के कारण जनता में असंतोष था, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसमें आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा सैन्य संगठन। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत सैन्य बल का निर्माण किया, जो उनकी विजय का मुख्य आधार बना। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने सुव्यवस्थित और संगठित सेना बनाई, जिसमें विभिन्न जातियों, वर्गों के लोग शामिल थे। यह सेना बाद में मौर्य साम्राज्य के विस्तार में एक सहायक सिद्ध हुई। इसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा दक्षिणी के राजाओं के साथ संबंध। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए दक्षिण के अनेक राजाओं के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाए। इन गठबंधनों ने मौर्य साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया और कई छोटे राज्यों को एकत्रित करने के सत्ता स्थापित करने में मदद की। उसके बाद है पौंड्रक के खिलाफ युद्ध। चंद्रगुप्त ने पौंड्रक जैसे स्थानीय राजाओं के खिलाफ संघर्ष किया। पौंड्रक को एक शक्ति समाप्त करना मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आवश्यक था, ताकि एकत्रित शासन स्थापित हो सके। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य की एकता को मजबूती प्रदान करने में सहायक रहा। इसके बाद है अलेक्जेंडर का आक्रमण। अलेक्जेंडर द ग्रेट के आक्रमण ने भारतीय उपमहाद्वीपों में स्थित को और भी जटिल बना दिया। हालांकि अलेक्जेंडर की सेना ने भारत में अधिक समय नहीं बिताया, लेकिन उनकी उपस्थिति ने भारतीय रजवाड़ों के बीच एकता और सहयोग की भावना को जन्म दिया। चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर की उपस्थिति का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की। सातवां पॉइंट रहेगा धार्मिक और नैतिकता का अभाव। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने शासन में धर्म और नैतिक को महत्वपूर्ण माना। उनके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, उन्होंने अपने साम्राज्य में नैतिक शासन के सिद्धांतों को लागू किया, जिससे जन सामान्य का समर्थन स्थापित हुआ। उसके बाद आपको इसमें 8 पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है अशोक का योगदान। चंद्रगुप्त के पोते अशोक मौर्य ने साम्राज्य को एक सशक्त किया।
अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म के अनुसार अपना नैतिक शासन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके शासन के दौरान साम्राज्य ने अपने चरम पर पहुंचकर विश्व को एक नई दिशा दी। इसके बाद आपको इसमें एक निष्कर्ष देखने को मिलेगा जो कि आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसमें यह प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन के अगले प्रश्न की, जो कि रहेगा हमारा 4th प्रश्न, जो कि है पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता में शहरी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी जो लगभग 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच फली फूली। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह है उसका उन्नत शहरीकरण। यहाँ पर हम पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। दोस्तों, जो आज के युग में आप देख पा रहे हैं, नगर की योजनाएं, सड़कें, नालियाँ, जो भी ड्रेनेज सिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये सभी आपको हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो भी आप देख पा रहे हैं कि शासन, जैसे कि आप नगर निगम देख पा रहे हैं, जैसे कि आप पंचायतें देख पा रहे हैं, ये सभी एक हड़प्पा संस्कृति से ही शुरुआत की गई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा नगर नियोजन की संरचना। पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता के नगरों का नियोजन अत्यंत सुव्यवस्थित था। शहरों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता था। ऊपरी नगर, यह नगर का उच्च भाग होता था जिसे दुर्ग कहा जाता है। यह सुरक्षा और प्रशासन का केंद्र था। निचला नगर, यहाँ आम जनजीवन संचालित होता था। इस भाग में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां होती थी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सड़कों और गलियों की व्यवस्था। हड़प्पा नगरों में सड़कों और गलियों का निर्माण जाल प्रणाली के आधार पर किया जाता था। सड़कों को चौड़ा और सीधा रखा जाता था और उनका निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। मुख्य सड़कों को 9 से 12 मीटर चौड़ा रखा जाता था, जबकि गलियां संकरी होती थी। इसके बाद इसमें 3rd पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता में स्वच्छता और जल निकासी की उन्नत प्रणाली थी। प्रत्येक घर में स्नानघर और शौचालय की व्यवस्था होती थी और नालियां नगर के मुख्य नालों से जुड़ी होती थी। यह व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि उस समय लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और भवनों का निर्माण में ठोस ईंटों का प्रयोग होता था। मकान आमतौर पर 2 या 3 मंजिली होते थे। इनमें आंगन, कुएं, स्नानघर और रसोई घर शामिल होते थे। भवन निर्माण में ईंट, काठ और मिट्टी का उपयोग होता था। विशाल और सार्वजनिक भवन। हड़प्पा सभ्यता में विशाल सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया जाता है। मोहनजोदारो में विशाल स्नानघर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था और इसकी गहराई 2.4 मीटर थी। इस तरह के भवन सामुदायिक गतिविधियों और धार्मिक अनुष्ठानों के उपयोग में लाए जाते थे। किले की सुरक्षा की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगरों के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा प्रबंध किए जाते थे। नगरों के ऊपरी हिस्से में किले बनाए जाते थे जहां से नगर की रक्षा की जाती थी। उसके बाद है आर्थिक गतिविधियां और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के नगर व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। नगरों में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग भी होते थे। व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होते हुए हड़प्पा नगरों में बंदरगाहों की स्थापना की गई थी। हड़प्पा के लोग मध्य एशिया, मोसोटापिया और फारस के साथ व्यापार करते थे। सामाजिक संस्कृति और जीवन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन समृद्ध था। नगरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल और मंदिर होते थे। कला और शिल्प का विकास उच्च स्तर पर था, जो मोतियों, मोहरों और चित्र मिट्टी के बर्तनों में देखा जा सकता है। कृषि और खाद्य उत्पादन। नगरों के आसपास के क्षेत्र उन्नत कृषि प्रथाएं अपनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, तिल और कपास की खेती करते थे। जल संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए सिंचाई की व्यवस्था भी की जाती थी। प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। नगरों का प्रबंध और नियंत्रण एक केंद्रित प्रशासन के अंतर्गत होता था, जो नगर की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करता था। इसके बाद आपको इसका निष्कर्ष भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें निष्कर्ष में बेसिकली आप एक जो पूरा आंसर रहता है उसका निचोड़ क्या रहेगा, उसका सार्थक क्या रहेगा, उसका मतलब क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एक ही बारी में देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके की चीज़ें आपको बताई गई हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे इसके 5वें प्रश्न की, जो कि रहेगा 6ठी शताब्दी BCE में नवीन धार्मिक विचारों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर रहेगा 6ठी शताब्दी BCI में भारतीय उपमहाद्वीपों में धार्मिक और दार्शनिक विचारों के आभार की एक महत्वपूर्ण अवधि है। इस समय में विभिन्न धार्मिक परंपराओं, विचारधाराओं और नए सिद्धांतों का जन्म हुआ, जिसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। इस काल में भारत में बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन रहे। कृषि की उन्नति, व्यापार के विस्तार और नगरों का विकास लोगों के जीवन में नए आयाम को लेकर आया। इससे नई जातियों और वर्गों का उदय हुआ जो पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने लगे। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए धार्मिक विचारों का विकास हुआ जो आम जन की जरूरतों और अनुभव को प्रतिबिंबित करते थे। इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा दार्शनिक परंपराएं। इस युग में दार्शनिक विचारधाराएं प्रकट हुई, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। महावीर और गौतम बुद्ध ने व्यक्ति को आत्मा, कर्म और मोक्ष के संबंध में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। ये दार्शनिक विचार वेदों की पारंपरिक सोच से भिन्न थे। इन्होंने आत्मज्ञान, अहिंसा और सदाचार पर जोर दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक और साहित्य का विकास। 6ठी शताब्दी BCE में सांस्कृतिक और प्राकृतिक साहित्य का विकास हुआ। उपनिषेधों, उपनिषेधीय विचारों, वेदांत और सिद्धांतों ने गहरी दार्शनिकता को जन्म दिया। यह साहित्यिक विकास लोगों के सोचने के तरीके को बदलने में सहायक रहा और नए धार्मिक विचारों के लिए एक संरचनात्मक आधार बना। इसके बाद इसमें आपको चौथा पॉइंट देखने को मिलेगा वैदिक परंपरा का पुनर्मूल्यन। इस युग में वैदिक परंपरा का पुनर्मूलन किया गया। ब्राह्मणों और ऋषियों के वेदों की पुनर्व्याख्या की, जिसने नए धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ। जैन और बौद्ध विचारों ने इस पुनर्मूल्यन को और गति दी, जिससे परंपरा में नव विचार के बीच में संवाद शुरू हुआ। इसके बाद आपको इसमें 5वां पॉइंट देखने को मिलेगा धार्मिक सामाजिक स्वरूप। इस समय में धर्म केवल अनुष्ठान और आचार व्यवहार तक सीमित नहीं रहा। लोगों ने धर्म को एक सामाजिक रूप देने का प्रयास किया। जैन धर्म में अहिंसा और नैतिकता के सिद्धांतों पर जोर दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने मध्य मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस प्रकार धर्म सामाजिक और न्याय समानता के लिए एक मंच प्रदान किया। इसके बाद इसमें आपको 6ठा पॉइंट देखने को मिलेगा विज्ञान और तर्क का उदय। इस युग में तर्क और विज्ञान का महत्व बढ़ा। लोग अब धार्मिक विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसने लगे। यह परिवर्तन नए विचारों के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार करता था। धर्म में तर्क और तात्विकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसने अन्य धर्म विचारों को भी प्रभावित किया। इसके बाद इसमें आपको 7वां पॉइंट देखने को मिलेगा अन्य संस्कृतियों से संपर्क। 6ठी शताब्दी BC में भारतीय उपमहाद्वीपों में अन्य संस्कृतियों के संपर्क का भी प्रभाव पड़ा। व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विचारों का प्रवाह को भी गति दी और विदेशी विचारधाराओं ने स्थानीय धार्मिक दार्शनिक परंपराओं को समृद्ध किया और नए विचारों को जन्म दिया। इसके बाद इसमें जो राजनीतिक परिवर्तन रहे, इस समय में कई छोटे छोटे राज्य और साम्राज्य बने, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों को नए धार्मिक विचारों की ओर आकर्षित किया। यह विचार आम जनता के लिए शक्ति, न्याय और धार्मिक स्थिरता का माध्यम बने रहे। इसके बाद इसमें आपको निष्कर्ष देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इसके 3rd पार्ट की, जिसमें हम लोग 6ठे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप इसका संपूर्णतः सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो में नॉलेज अच्छे से लेने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।